Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are lecture sessions of Information System Audit, which is a post-qualification course of Chartered Accountants, and I myself is a Chartered Accountant. My number is 9899123008. In case of any feedback and suggestions and in case of any professional help in and around Delhi, you are welcome to call me up. तो कल तक हम पढ़ रहे थे कि इंटरनेट के बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे और कल हमने पढ़ा था www के बारे में। www वर्ल्ड वाइड वेब जो इंटरनेट का एक सर्विस है, बल्कि इंटरनेट की मेजर सर्विस जो है www है। ये सर्विस इंटरनेट की गेटवे की तरह एक्ट करती है और इंटरनेट का एक्सेस हमें www नाम की सर्विस से मिलता है। तो www बेसिकली एक सर्विस है। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ सर्विस, इंटरनेट की एक सर्विस है। तो हम पढ़ेंगे कि www से हमें किस चीज़ का एक्सेस मिलता है। तो वेब सर्वर्स का एक्सेस मिलता है। वेब सर्वर्स में वेबसाइट होती हैं और वेबसाइट में वेब पेजेस होते हैं। तो यानी कि www से सबसे पहले हम वेब सर्वर्स को जाते हैं, कनेक्ट करते हैं। www जो है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करता है। तो लैंग्वेज यूज़ होती है उसे HTML कहते हैं, और जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है HTTP प्रोटोकॉल होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यानी जिस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, यानी जिन रूल्स को यूज़ करते हैं वो HTTP कहलाते हैं। और HTTP को कौन यूज़ करता है? वो एक सर्विस यूज़ करती है। उस सर्विस का नाम क्या है? www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। तो कई बार कन्फ्यूज़न हो सकता है कि www क्या है और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं। तो जो टेक्निकल जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट है, इंटरनेट की एक गेटवे सर्विस है और वो गेटवे सर्विस एक्सेस देती है और उस सर्विस का नाम है www। और www हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करती है और एक लैंग्वेज यूज़ करती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करती है। तो ये हमने पहले पढ़ा था। और ये हमें कहाँ ले जाती है? ये ले जाती है हमें वेब सर्वर्स के में। और वेब सर्वर्स क्या करते हैं? ये वेब पेजेस या वेबसाइट्स को मेंटेन करते हैं इंटरनेट में। तो www जो है हमें वेब सर्वर को ले जाती है, वेब सर्वर्स हमें वेबसाइट को ले जाते हैं। वेबसाइट जो होते हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं, और वेब पेजेस जो होते हैं वो मेन चीज़ होती है। वेब पेजेस क्या होते हैं? वो इंफॉर्मेशन के सोर्स होते हैं इंटरनेट में। तो ये वेब पेजेस जनरली लिंक्ड हो सकते हैं और ये HTML का यूज़ होता है इन वेब पेजेस में, और HTML का यूज़ होके हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करके वेब पेजेस बनाए जाते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसमें फाइल्स होती हैं और पेजेस होते हैं जिन्हें वेब पेजेस करते हैं, जो जिनमें इंफॉर्मेशन होती है और ये लिंक होते हैं रिसोर्सेज के। और रिसोर्सेज क्या है? इंफॉर्मेशन। तो जो भी रिसोर्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको थ्रू आउट द इंटरनेट अगर हम उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो हम इंटरनेट की गेटवे सर्विस में जाएंगे। वो वर्ल्ड वाइड वेब है जिसमें फाइल्स होंगे, पेजेस होंगे, वेब पेजेस होंगे, और ये वेब पेजेस में ही इंफॉर्मेशन होती है। तो वेब पेजेस दो टाइप के हो सकते हैं। वेब पेजेस मालूम पड़ा आपका एक, आपने इंटरनेट आपने एक सपोज़ एक वेबसाइट बनाई और वेबसाइट में कोई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की वेबसाइट है, किसी की वेबसाइट है, तो हम उसे ओपन करते हैं तो उसमें बने बनाए पेजेस होते हैं। सपोज़ आपकी वेबसाइट है, आप एक कंपनी हो, अपने प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट के बारे में आपने उसमें डिटेल दे रखी है, तो वो वेब पेजेस स्टैटिक वेब पेजेस होंगे, यानी कि वो जब भी आप ओपन करेंगे उन वेब पेजेस को ओपन करेंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम आजकल ऑन द फ्लाई वेब पेजेस भी होते हैं जो इंस्टेंटली क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल में गए और आपने कोई चीज़ टाइप की, फॉर एग्जांपल उसमें टाइप किया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो न जाने कितने वेब पेजेस ओपन हो जाएंगे। एक वेब पेज ओपन होगा और वो ऑन द फ्लाई वेब पेजेस है, मतलब वो टेम्परेरी वेब पेजेस हैं। तो आज की डेट में क्या होता है? टेम्परेरी वेब पेजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो क्रिएट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ICICI बैंक में आपका खाता है और आपने इंटरनेट में अपना अकाउंट देखा, तो 1 घंटे बाद पैसा निकाल लिया और फिर देखा, तो क्योंकि वहाँ इन्फॉर्मेशन चेंज होती जा रही है। ये रेलवे का कोई
इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर मान लिया सपोज़ वेब सर्च इंजन में कोई कीवर्ड डालते हैं तो वो आपके टॉपिक के अनुसार रिजल्ट्स क्रिएट करता है। तो ग्रोइंग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वेब में आजकल इसी तरीके से हो रही है, और जो जिस भी इंफॉर्मेशन में बैकएंड में डेटा होगा वो टेम्परेरी वेब पेज क्रिएट करेगा, ऑन द फ्लाई वेब पेज क्रिएट करेगा, टेम्परेरी या ऑन द फ्लाई वेब पेज क्रिएट करेगा। और ये वेब पेज यूज़र की क्वेरी के अनुसार होंगे। तो यूज़र की क्वेरी हमेशा चेंज हो सकती है। आपकी क्वेरी अभी एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, तो आप अगर किसी बच्चे को देखें क्वेश्चन पूछते हुए तो वो हर कुछ देर बाद कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है, आप जान भी नहीं सकते वो अगला क्वेश्चन क्या आएगा। तो टेम्परेरी वेब पेजेस होंगे, और ये किस पर होंगे? यूज़र की क्वेरी के रिस्पॉन्स में होंगे। तो हम वेब पेजेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? वेब पेजेस को नॉर्मली इंटरनेट एड्रेस डाल कर सकते हैं। वेब पेजेस को पेज के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि एक पेज दूसरे पेज से लिंक होता है। क्यों लिंक होता है? क्योंकि वहाँ पर हाइपर टेक्स्ट यूज़ होता है। हाइपर टेक्स्ट क्या है? हाइपर, जो टेक्स्ट हाइपर है वो हाइपर टेक्स्ट है, यानी एक टेक्स्ट में अगर क्लिक करेंगे तो वो दूसरी जगह चले जाता है, तो वो हाइपर टेक्स्ट है। तो लिंक है, तभी इसे वेब कहा जाता है, क्योंकि एक पेज दूसरे पेजेस से लिंक है, हाइपर टेक्स्ट के थ्रू लिंक्ड है। और फिर कई बार क्या होती है, डायरेक्टरीज होती हैं जो कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। तो उस डायरेक्टरी से सब डायरेक्टरीज़ में हम जा सकते हैं, वेब पेजेस में जा सकते हैं। या कोई सर्च इंजन है, आजकल मेजर ये होता है कि सर्च इंजन के थ्रू हम जा सकते हैं। तो ये आई होप इट्स क्लियर। वेब सर्वर क्या है, वेबसाइट क्या है, वेब पेज क्या है, और www क्या है। www वेब सर्विस है, वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विस है जो टिम बार्नर-ली, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि टिम बार्नर-ली ने स्टार्ट की थी। और ये वर्ल्ड वाइड वेब है और इंटरनेट की गेटवे सर्विस है। अगर इंटरनेट को एक्सेस करना है www के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद वेब सर्वर्स हैं। वेब सर्वर्स क्या करते हैं? वेब पेजेस को मेंटेन करने के लिए वेबसाइट्स या वेब पेजेस को मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। यानी अगर सर्वर्स जो है, बेसिकली ये कंप्यूटर्स होते हैं, थोड़ा स्पेशलाइज किस्म के कंप्यूटर्स हो सकते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर भी हो सकता है। और वो वेब सर्वर का, यानी जो सर्व करे वो वेब सर्वर हो जाएगा। वेब में जो सर्व करे वो वेब सर्वर हो जाएगा। आपने एक अपने घर में नॉर्मल कंप्यूटर रखा है, उसको इंटरनेट से 24 घंटे कनेक्ट कर दिया है और उसमें एक वेबसाइट डाल दी है, और वो सर्विस दे रहा है। आपकी एक वेबसाइट क्रिएट हो गई है, तो आपका जो नॉर्मल कंप्यूटर भी वेब सर्वर कहलाएगा, और वो वेबसाइट जो है आपको कॉन्स्टेंटली सर्विस देगी। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक पेज के रूप में आती है, उसे वेब पेजेस कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो वेब पेजेस होते हैं उनका एक एड्रेस होता है, उसे URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। तो हर फाइल का, मेरा एम्फेसिस है हर फाइल का यूनिक URL होगा, यूनिक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा, या यूनिक एड्रेस होगा। जैसे www.google.com, ये गूगल का URL है, तो ये इसकी मेन पेज का URL है। वैसे अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहेंगे तो सब पेजेस ओपन हो जाएंगे। तो जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ये अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स यूज़ करता है, जैसे www.google.com। तो इसका रीज़न क्या है कि एड्रेस जो है जनरली क्या होते हैं, एड्रेसेस जो होते हैं वो न्यूमेरिक एड्रेस होते हैं। अगर आप देखें इंटरनेट का जो रियल एड्रेस होता है वो न्यूमेरिक होता है, लेकिन उस न्यूमेरिक को क्योंकि आदमी के साथ कम्युनिकेट करना है यहाँ पर, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि बेसिकली कंप्यूटर के दूसरे एंड पर आदमी होता है। तो आदमी को हेल्प करने के लिए, आदमी की
यूज़ के लिए, इजी यूज़ के लिए, नेविगेबिलिटी के लिए जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाई गई, उसी तरीके से उनके लिए यूआरएल बनाए गए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बनाए गए। अगर मान लीजिए सपोज आपको 192.3.4.7 इस तरीके से एक एड्रेस, न्यूमेरिक एड्रेस याद करना पड़ा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप गूगल में जाने के लिए हर बार भूल जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि गूगल है, google.com टाइप करो, याहू है, yahoo.com टाइप करो, रेडिफ है, rediff.com टाइप करो। तो ये जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहे जाते हैं। और यूआरएल जैसे ही आप टाइप करते हैं तो एक डोमेन नेम सर्वर होता है। डोमेन नेम सर्वर ये होता है कि न्यूमेरिक एड्रेस में इन यूआरएल्स को ट्रांसफ़र करता है। तो डीएनएस वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, इसमें बहुत सारे सर्वर्स हैं और ये इनमें लोकेशन पॉइंटर्स होते हैं वेबसाइट्स के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो हमने पढ़ा ये पढ़ा कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? एक एड्रेस होता है, हर वेब पेज का अलग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा, यूनिक यूआरएल होगा। बेसिकली ये एड्रेस होता है वेब पेजेस का, और हर पेज जो इंटरनेट में है उसका एक एड्रेस होगा जिसे यूआरएल कहेंगे, और ये एक यूनिक एड्रेस होगा। और ये क्या होगा? ये न्यूमेरिक एड्रेस होगा, यानी कि नंबर के फॉर्म में होगा। इसमें कोई अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं होगा, ये न्यूमेरिक एड्रेस नहीं होगा, ये वर्ड वाला एड्रेस होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम के साथ होगा। क्योंकि आदमी को अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम की ज़रूरत होती है, उसको अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम ही समझ में आता है, ईज़िली समझ में आता है। वर्ड्स न्यूमेरिक भी याद कर सकता है, नंबर्स भी वो याद कर सकता है, लेकिन नंबर्स में उसे डिफ़िकल्टी होती है। तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए एक नया प्रोटोकॉल बनाया गया, एक नया सिस्टम बनाया गया जिसे डीएनएस कहते हैं, डोमेन नेम सर्वर। तो डोमेन नेम सर्वर क्या करता है? ये डोमेन नेम सर्वर जो होता है वो ट्रांसलेट करता है इन www.google.com को नंबर्स में चेंज करता है, और चेंज करते ही आपके कंप्यूटर को रीडायरेक्ट करता है उस वेबसाइट के एड्रेस में। तो डायरेक्शन लोकेशन पॉइंटर्स होते हैं वहाँ पर। तो क्या होता है कि जैसे ही आप www.google.com टाइप करते हैं, यानी कि एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को टाइप करते हैं, तो वो डीएनएस पर जाता है। डीएनएस डोमेन नेम सर्वर होते हैं जो बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। असल में होता क्या है कि जैसे ही आप ये टाइप करते हैं तो वो पहले देखता है www.google.com के करस्पॉन्डिंग जो न्यूमेरिक एड्रेस है वो आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड है कि नहीं है। अगर वो स्टोर्ड है तो डायरेक्टली वो गूगल के सर्वर की तरफ मूव कर जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो वो आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वहाँ पर जाता है। अगर वहाँ के सर्वर में उसे वो एड्रेस दिखता है तो वो उसके अनुसार फिर आगे बढ़ता है, लेकिन अगर वहाँ भी नहीं मिलता है तो फिर आगे वो स्पेशलाइज सर्वर की तरफ बढ़ता है। तो इस तरीके से वो बढ़ता चले जाता है, और जैसे ही उसे एड्रेस मिलता है वो वापस आपके कंप्यूटर को बताता है कि भाई इस google.com का एड्रेस जो है वो न्यूमेरिक एड्रेस ये है 192.3.4.72 से समथिंग लाइक दैट, इस तरह से एड्रेस है। और ये एड्रेस से फिर कंप्यूटर कम्युनिकेट करने लगता है, और कंप्यूटर कम्युनिकेट करने के बाद न्यूमेरिक एड्रेस को हम जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी कहते हैं, और एक्चुअली यही रियल यूआरएल होते हैं। वो यूआरएल जो हम यूज़ करते हैं, वो जो अल्फ़ा न्यूमेरिक यूआरएल जो आदमी की एड के लिए यूज़ किया जाता है, वो रियल यूआरएल नहीं होते। वो ह्यूमन बीइंग की हेल्प के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर था। इसके बाद हम चलते हैं कि एड्रेस में क्या होता है कि अगर आप एड्रेस देखेंगे, आप टाइप करेंगे तो आप yahoo.com सीधे टाइप कर देते हैं और आप yahoo.com में चले जाते हैं। लेकिन जैसे yahoo.com में टाइप करेंगे और उस पेज में जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ डिफ़ॉल्ट एड्रेस वो ले लेता है। पहले आपको, आज से करीब 10-15 साल पहले, आपको इंटरनेट ब्राउज़र में www.yahoo.com टाइप करना पड़ता था, लेकिन अब www डिफ़ॉल्ट हो गया है तो इसलिए टाइप नहीं करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप yahoo.com में जाएंगे तो ऊपर देखेंगे कि एड्रेस जो है वो कंप्लीट एड्रेस कुछ इस तरह से होगा: http
www.yahoo.com/index.html। तो ये बेसिकली क्या है, HTTP जो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। तो यानी HTTP एक प्रोटोकॉल है, www सर्विस है, yahoo.com वो वेब सर्वर है, और index.html वो वेब पेज है। तो यानी कि आप एक प्रोटोकॉल लिखते हैं पहले, फिर सर्विस लिखते हैं, कौन सी सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली www है। उसके बाद आप yahoo.com लिखते हैं, और उसके बाद मतलब वेब सर्वर का नाम लिखते हैं, और फिर उसके वेब पेज का नाम लिखते हैं। और बाद में क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज वेब पेज से कहीं और जाना है तो आप क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उसके एड्रेस की तरफ आपको डायरेक्ट करते ही चले जाता है। मतलब ये अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का वो इस्तेमाल होने लगता है। तो प्रोटोकॉल है HTTP, और www होस्ट कंप्यूटर नेम है। अगर उसको थोड़ा सा और डिवाइड करें तो HTTP जो आपका www है होस्ट कंप्यूटर नेम है। सेकंड लेवल डोमेन नेम जो हो जाएगा वो याहू हो जाएगा। टॉप लेवल डोमेन नेम हो जाएगा कॉम हो जाएगा। तो टॉप लेवल डोमेन नेम आजकल काफ़ी डिफरेंट भी हो गए। कॉम की जगह EDU आपने देखा होगा, और बहुत सारे देखे होंगे जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये टॉप लेवल डोमेन नेम कहलाते हैं। उसके बाद डायरेक्टरी का नेम हो जाएगा, और उसके बाद फाइल नेम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो URL का इसे फॉर्मेट कह सकते हैं। ये जो आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का ये फॉर्मेट है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्मेट है, और ये हमने पहले पढ़ा है कि ये रियल URL नहीं है। रियल URL नंबर के फॉर्म में होते हैं। और नंबर क्यों नहीं यूज़ कर पाता है, क्योंकि आदमी के साथ लिमिटेशन है, वो नंबर कोई याद नहीं कर पाएगा। और कंप्यूटर का यूज़ बढ़ाने के लिए, इजी नेविगेबिलिटी देने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अल्फ़ा न्यूमेरिक्स URL यूज़ करें। तो उसका फॉर्मेट जो है वो ये है प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद होस्ट आएगा, मतलब प्रोटोकॉल सेमीकोलन बैकवर्ड स्लैश, फिर होस्ट आएगा, फिर पाथ नेम आएगा, फिर फाइल नेम आएगा। तो बेसिकली इस तरीके से इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो पहले जो डोमेन नेम होते थे वो .com वगैरह ही होते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट बढ़ता गया, वेब इवॉल्व होता गया, तो URL जो कि कॉम्प्लेक्स होते चले गए। तो कॉम्प्लेक्स URL में आपके जो टॉप लेवल डोमेन हैं, TDLs जिन्हें कहा जाता है, वो .com हो सकते हैं, जो जनरली कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस के लिए यूज़ किया जाता है। EDU हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल के लिए यूज़ किया जा सकता है। GOV हो सकता है, ये बेसिकली US गवर्नमेंट एंटिटीज़ होती हैं। माइल हो सकता है, US मिलिट्री एंटिटीज़ हो सकती हैं। नेट हो सकता है, नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। ORG हो सकता है, ORG आपने देखा होगा, ICAI.org यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट.org। यूजुअली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो वो उनको ORG वो करते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा yahoo.co.in होता है। तो कॉम की जगह co.in आ गया। इनमें क्या है, IN इंडिया हो गया, CH अगर आपने यूज़ किया है तो स्विट्ज़रलैंड, DE जर्मनी, JP जापान, UK यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरीके से 2 लेटर इंटरनेट कोड्स, कंट्री स्पेसिफिक कोड्स भी URL में आने लगे हैं। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो पहला स्टेप जो हम करते हैं वो URL को यूज़ करते हैं। URL क्या होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है जनरली, और बेसिकली क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग को एड करने के लिए किया जाता है, और वो रियल URL नहीं होता है। रियल URL जो होता है न्यूमेरिक होता है, और वो जैसे ही हम टाइप करते हैं वेब ब्राउज़र में www.yahoo.com, तो वो URL जाता है डोमेन नेम सर्वर में। डोमेन नेम सर्वर जो होते हैं कंप्यूटर्स होते हैं, जहाँ पर डोमेन उनका रियल एड्रेस होता है, वो मैच करता है डोमेन नेम से के बदले न्यूमेरिक एड्रेस आपको देता है, और न्यूमेरिक एड्रेस आपके कंप्यूटर में आता है, और फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। तो ये प्रोसेस है इंटरनेट को ईजी बनाने की। अब हमने ये पढ़ा कि www वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विस है, जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स में जाते हैं। वेबसाइट्स में वेब पेजेस होते हैं, वेब पेजेस में वेब पेजेस को हम URL को यूज़ करके एक्सेस करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चाहिए होता है, जिसका नाम होता है वेब ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है। आपका मोज़िला, फायरफॉक्स,
क्रोम, जैसे गूगल का क्रोम है, गूगल का क्रोम और आपका माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये 2 फेमस वेब ब्राउज़र है जो आजकल यूज़ में आते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब के यूज़र के पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए। वेब ब्राउज़र क्या करता है? वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो जिससे हम नेविगेट या एक्सेस कर सकते हैं www को, यानी वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए एक वेब ब्राउज़र चाहिए होता है। और वेब ब्राउज़र ग्राफिकल भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। क्रोम और अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर देखें तो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र्स हैं। तो जो टेक्स्ट किसी टाइम पर जो लाइनक्स होता था वो टेक्स्ट वेब ब्राउज़र हम उसे कह सकते हैं। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, ये सारे जो है ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। तो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र में क्या होता है कि कोई भी आपको टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो रिट्राइव करना है तो हमें ग्राफिकल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप माउस का यूज़ करते हैं, क्लिक करते हैं और हाईलाइटेड वर्ड्स या ग्राफिक्स को, तो वो वहाँ पर चले जाता है। तो यानी कि अगर आप इंटरनेट का पेज ओपन करेंगे और वहाँ पर गूगल ओपन होता है, www.google.com करेंगे और आप उसमें डालते हैं, कोई भी क्वेरी डालते हैं, सपोज इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर्सेस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और समथिंग लाइक दैट, कुछ भी आप उसमें डालते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। गूगल में बहुत सारे पेज ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। आप एक जगह पर जाते हैं और क्लिक करते हैं और फिर उस पेज को रीडायरेक्ट हो जाता है और फिर इसी तरीके से आप क्लिक करते चले जाते हैं और रीडायरेक्शन होते जाता है। तो जनरली ये ग्राफिकल वेब ब्राउज़र्स होते हैं। तो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो होते हैं आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देते हैं। दूसरा होता है टेक्स्ट के ब्राउज़र जो होते हैं वो टेक्स्ट मोड में एक्सेस कराते हैं। तो लाइनक्स जो था पहले क्या था, बहुत किसी ज़माने में बहुत पॉपुलर हुआ करता था। आज की डेट में बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन लाइनक्स जो है वो एक वेब ब्राउज़र था के रूप में यूज़ होता था। तो उसमें कैसे हम नेविगेट करते थे, उसमें वो वर्ड्स होते थे और वर्ड्स में हम एरो की यूज़ करते थे और एरो की जाकर जहाँ पर पहुँच गए वहाँ पर एंटर किया और उसके बाद इंटरनेट के अंदर उस पेज के अंदर हम चले जाते थे या मैनुअली टाइप करते थे। तो ये बेसिकली वेब ब्राउज़र होता है। तो ब्राउज़र की हेल्प करने के लिए बहुत से प्लगइन्स यूज़ किए जाते हैं। प्लगइन्स क्यों हैं? क्योंकि पहले क्या होता था कि टेक्स्ट ही एक्सेस करते थे, वेब में टेक्स्ट ही होता था। लेकिन धीरे धीरे टेक्स्ट के अलावा वीडियोज़ आने लगे, पिक्चर्स आने लगी और बहुत सारी चीज़ें आने लगी। पिक्चर्स में भी बहुत टाइप की फ़ाइल, पहले नॉर्मल फाइल आई, जेपेग फाइल और बाकी सारी फाइल्स आने लगी। उसके बाद ऑडियो में भी डिफरेंट टाइप की फाइल्स आने लगी, डिफरेंट जो फाइल्स हैं, कई फाइल्स होती हैं जिसमें क्या कहते हैं एक ही वॉइस होती है, एक ही लैंग्वेज में वॉइस होती है। आपने मूवीज़ देखी होंगी तो VLC प्लेयर में क्या होता है कि आज की डेट में मूवी जो है हिंदी में चल सकती है, इंग्लिश में चल सकती है। अगर आप बी दबाएंगे अपने कंप्यूटर में तो वो हिंदी की जगह दूसरे लैंग्वेज में चलने लगेगी, इंग्लिश में चलने लगेगी, इंग्लिश से फिर हिंदी में चलने लगेगी। तो ये रिक्वायरमेंट बढ़ती चलेगी। तो पहले लाइनक्स था, लाइनक्स के बाद ग्राफिकल वेब ब्राउज़र आया, उसके बाद फिर प्लगइन्स आ गए। प्लगइन्स क्या था कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो वेब ब्राउज़र की यूज़ करते थे उनकी कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने की कोशिश की गई। तो क्या होता है कि अगर ब्राउज़र के पास साउंड, इमेज या वीडियो फाइल होती थी तो वो दूसरे प्रोग्राम को हैंडल कर देता था, अगर वो नहीं हैंडल कर पा रहा है तो ये प्लगइन्स कहलाते थे। तो इससे कि एक अच्छा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको मिल जाए, सीमलेस, यानी आपको कुछ करना ना पड़े। फाइल डाउनलोड हुई, फिर आप कोई दूसरी फाइल दूसरे सॉफ्टवेयर में ओपन कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो फाइल ओपन हो तो फिर वो जो एक्सपीरियंस है वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो प्लगइन्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली उस फाइल को लेते हैं, स्पेसिफिक फाइल्स को ले लेते हैं और आपके लिए प्ले कर देते हैं। तो ये मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, आप अच्छा सा एक एक्सपीरियंस आपको
एक सीमलेस मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस कहते हैं। सीमलेस मतलब विदाउट ब्रेकेज के जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है वो आपको देता है। तो ये बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं, ये फ्री, बहुत सारे प्लगइन्स फ्री में अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे प्लगइन्स बंडल यानी कि ब्राउज़र के साथ ही आते हैं आजकल। तो जो इन प्लगइन्स को MIME टाइप्स भी कहा जाता है। MIME जो होता है मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। MIME जो है ओरिजिनली जो है ईमेल सॉफ्टवेयर के लिए लाया गया ताकि वो बाइनरी फाइल्स यानी नॉन आस्काई फाइल अटैचमेंट को हैंडल कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई ईमेल आ रहा है तो सबसे पहले ईमेल, जैसे हमने पहले पढ़ा था, टेक्स्ट फॉर्म में ही यूज़ होता था, दूसरी लैंग्वेज में भी नहीं हम उसे कम्युनिकेट कर सकते थे। यानी कि अगर हम एक जापानीज़ मेल भेज रहा है तो अगर वो जापान में है तो ठीक है, कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन अगर वो इंडिया में आ रहा है या US में आ रहा है तो जहाँ इंग्लिश टाइप लैंग्वेज यूज़ होती है या इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है तो वो अपना मेल नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि मेल जो है लिमिटेड था कुछ इंग्लिश कैरेक्टर्स के लिए वहाँ पर। तो फिर धीरे धीरे प्रोटोकॉल्स बने, प्रोटोकॉल्स के बाद MIME आया, जिसने जो पहले लैंग्वेज पैरिटी आई, फिर उसके बाद प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट आया, गेटवे इंडिपेंडेंस आई, और उसके बाद क्या हुआ, किसी भी टाइप की फाइल्स वो पढ़ सकते थे। तो वो MIME जो मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन का यूज़ होने लगा। तो उसमें क्या है कि बाइनरी जो नॉन आस्काई फाइल्स हैं उसका अटैचमेंट यूज़ कर सकते थे। तो यही काम, यही MIME जो है वो वेब में एक्सपेंड हुआ। तो MIME जो है उसमें क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई डॉक्यूमेंट व्यू करना है तो एक्रोबैट रीडर जो है डॉक्यूमेंट को व्यू करने में आपका हेल्प करता है। तो एडोब की PDF फाइल क्रिएट कर देता है। तो जो आपका एक डॉक्यूमेंट निकलता है वो एडोब रीडर जो होता है उसे रीड करता है, और एडोब रीडर उसे क्रिएट करता है, एक फॉर्मेट में क्रिएट करता है, उसे PDF फॉर्मेट कहते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी PDF फॉर्मेट। एडोब्स का PDF फॉर्मेट उसे कहा जाता है, बहुत ही पॉपुलर है, उसमें आपने फाइल खुली हुई देखी होगी। तो एडोब का रीडर PDF फॉर्मेट यूज़ करता है, मैं वो फाइल ओपन कर लेता है। तो ये MIME टाइप एप्लीकेशन है। तो इस तरीके से जो है और भी एप्लीकेशंस, इन सारे एप्लीकेशंस को प्लगइन कहा जाता है। तो सेशन को कंक्लूड करते हैं। हमने पढ़ा था वेब पेजेस के बारे में। वेब पेजेस हमने ये पढ़ा था www एक सर्विस है जिससे कि हम वेब सर्वर में जाते हैं, वेब सर्वर से हम वेबसाइट में जाते हैं। वेब सर्वर के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स, एक वेब सर्वर के अंदर कई वेबसाइट्स हो सकती हैं, कई वेब सर्वर एक पर्टिकुलर वेबसाइट को होस्ट कर सकता है, और वेब सर्वर जो है वो वेब पेजेस को मेंटेन करता है। ये डेफिनेशन थी। और वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस का कलेक्शन है। वेब पेजेस के बारे में पढ़ा था कि ये इंफॉर्मेशन सोर्स है। उसके बाद हमने पढ़ा वेब पेजेस में जाने के लिए URL की ज़रूरत होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमें वेब ब्राउज़र की यूज़ करनी पड़ती है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिससे किसी हम वेबसाइट तक जा सकते हैं, यानी कि वेब सर्वर पर जा सकते हैं। वेब सर्वर में वेबसाइट होगी और वेबसाइट में वेब पेज होगा, तो हम उस वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं, और उसके लिए हमें URL की ज़रूरत होगी। URL जो है डोमेन नेम सर्वर से हेल्प करके हमें रियल URL आइडेंटिफाई कराता है। फिर उसके बाद हमने प्लगइन्स के बारे में पढ़ा था। प्लगइन्स जो है, क्योंकि जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई वैसे प्लगइन्स आते गए। पहले टेक्स्ट में डेटा होता था, फिर बाद में वीडियो, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस और तरह के एक्सपीरियंस, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, मल्टीमीडिया फाइल्स, ये सारी फाइल्स के लिए जो है एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ी। और फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट रीडर, जैसे फॉर एग्जांपल PDF है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि वो भी एक प्लगइन का एक एग्जांपल है। और बेसिकली MIME यानी मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस यहाँ पर यूज़ किए जाने लगे, और मल्टीमीडिया मेल एक्सटेंशन जो है उनका रोल एक्सपैंड हुआ। मेल के बजाय यहाँ पर प्लगइन्स के रूप में वेब ब्राउज़र के एक्सटेंशन या वेब ब्राउज़र के प्लगइन्स के रूप में उसे यूज़ किया जाने लगा। थैंक्स।